हाँ, पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट में कौन कौन सा था। पहला है इम्पिटी सेट, दूसरा है सिंगल्टन सेट, तीसरा में है फाइनाइट सेट। ये पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, फिर से आज हम रिवीजन इसको करा दे रहे हैं। ठीक है, इम्पिटी नाम से ही पता चल रहा है कि जो खाली हो। ठीक है, इम्पिटी का मतलब नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, इम्पिटी सेट का 3 नाम है, नल सेट या वॉइड सेट या इम्पिटी सेट कहिए। ठीक है, तो नल का मतलब क्या होता है? जीरो, यानी एक भी एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा। यानी कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्पिटी सेट कहेंगे। ठीक है, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्पिटी सेट कहते हैं। ठीक है, इम्पिटी सेट का और क्या नाम है? नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, इम्पिटी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये या फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इम्पिटी सेट को करली ब्रैकेट लिखे, सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिख दिए और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं रखेंगे। इसमें इम्पिटी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहता है। ठीक है ना, या तो ये करली ब्रैकेट बीच में कुछ भी नहीं, या इसको फाई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फाई का मतलब ही होता है इम्पिटी सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, फाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्पिटी सेट है। ठीक है, दूसरा है सिंगल्टन सेट। नाम से ही पता चल रहा है सिंगल्टन यानी सिंगल से बना है, कि वैसा सेट, ठीक है ना, वैसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, वैसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल्टन सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंगल्टन सेट कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंगल्टन सेट में जैसे a = 1, b = सिंपली a, किसी भी रूप में हो। ठीक है ना, एक ही एलिमेंट होगा। तो अगर किसी सेट में एक एलिमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल्टन सेट कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो है फाइनाइट सेट। ठीक है, तो फाइनाइट किसको कहते हैं? जिसका काउंटिंग कर लिया जाता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसी को क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। ठीक है ना, जिसको हम लोग काउंट कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट। तो फाइनाइट सेट आ रहा है, यानी कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 0 हो, ठीक है, 5 हो, 10 हो, 15 हो। तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट, यानी कि वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या जो है काउंटेबल हो, यानी कि हम लोग गिन सकते हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि वॉयल का सेट है, तो A E I O U 5 एलिमेंट है, ये फाइनाइट कहलाएगा। ठीक है, अल्फाबेट का है तो टोटल A से लेके Z तक लिख दीजिए, तो टोटल कितना है? 26 है, यानी गिन सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, तो इम्पिटी सेट हो गया हम लोग का, सिंगल्टन सेट केवल एक एलिमेंट वाला, और फाइनाइट सेट यानी कि जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो? फाइनाइट हो, जिसको हम लोग गिन सकते हो, यानी काउंटेबल होना चाहिए, है ना। तो ये आपका 3 सेट जो पहले हम लोग पढ़ चुके थे उसका रिवीजन कर लिए। ठीक है, अब इससे एक टॉपिक रिलेटेड आता है कि कार्डिनल नंबर क्या है। कार्डिनल नंबर जो है क्या है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए अगर कोई सेट हम लोग लिखते हैं A E I O U, कितना एलिमेंट हुआ? 5। तो एक सेट में प्रेजेंट जितने सारे एलिमेंट हैं उनकी संख्या को, नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना, एक सेट में जितने सारे एलिमेंट रहते हैं उनकी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या है? द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए सेट, इन a finite set A is called the cardinal number। किसी भी फाइनाइट सेट में जितना एलिमेंट होता है उस टोटल एलिमेंट की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना, और अगर ए कोई सेट है तो कार्डिनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? NA के द्वारा। ठीक है, अगर ए कोई सेट है तो कार्डिनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? NA के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो इफ A बराबर 1 3 5 7 9 कितना है? 5 एलिमेंट है, देन NA = 5। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या कहेंगे? A कहेंगे। अगर यही 6 होगा तो NA = 6,
10 एलिमेंट होगा तो एन ए बराबर 10, 50 एलिमेंट होगा तो एन ए बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर भी समझ गए होंगे कि एक सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग का, अगला टाइप जो है वो आपका है इनफाइनाइट सेट। अभी पहले क्या पढ़े थे हम लोग, फाइनाइट, तो अब आ गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नेम से ही पता चलता है कि वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाए कि इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट का मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कितना होता है, तो आप गिनते जाइए हाथ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1000 1 1000 2 1000 10 लाख 1 10 लाख 2, ये काउंट नहीं हो पाएगा। यानी कि हम लोग के पास कुछ ऐसा भी सेट है जिसमें एलिमेंट की संख्या जो है अनगिनत है, यानी कि काउंट नहीं कर सकते। यानी कि वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या काउंट नहीं की जा सकती है, यानी अनकाउंटेबल हो जाए, तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन में हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है ना, वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है, पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि एक सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला, जिसको हम लोग करली ब्रैकेट के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, और वैसा एलिमेंट, वैसा सेट जिसको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर ना लिख करके लैंग्वेज में लिखते थे, तो लैंग्वेज वाला का नाम क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखते थे AEIOU इस टाइप का, तो वो क्या कहलाता था, रोस्टर फॉर्म कहलाता था। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट के कंडीशन में इसके सभी एग्जाम्पल, सभी सेट जो है रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखाया जा सकता है। ठीक है, यानी इनफाइनाइट सेट जो है इसके एलिमेंट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में, यानी करली ब्रैकेट के अंदर में 1 by 1 करके नहीं लिख सकते हैं, सभी सेट को नहीं लिख सकते हैं। क्यों, अब देखिए, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, जैसे नंबर 1 जो है वो रियल नंबर है, 1 के बाद दूसरा कौन सा रियल नंबर आता है ये मालूम नहीं है। क्यों, क्योंकि दो रेशनल या दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल या इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, और इसके बारे में ये कहा जाए कि 1 के जस्ट आगे कौन सा रियल नंबर है, तो ये बताना जो है वो असंभव बात है। ठीक है ना, इसलिए रियल नंबर का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, कोई डेफिनेट अप्रोच नहीं है कि जैसे नेचुरल नंबर में 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये मालूम है सबको। लेकिन रियल नंबर में 1 के बाद कौन सा नंबर है, कोई कहेगा 1.0001, ये भी हो सकता है, 1.00000001, ये भी है। ठीक है, लेकिन कोई कहेगा 1.0000000001, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो डेफिनेट नहीं है, यानी कि दो रेशनल और इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल या इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, और उसको तो लिख तो हम लोग सकते हैं, लेकिन टोटल को फाइंड आउट करना और टोटल को सजाना बहुत मुश्किल काम है। तो जब ये सज नहीं सकता है, एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज नहीं हो सकता है, तो इसका डेफिनेट पैटर्न नहीं है। तो जब डेफिनेट पैटर्न नहीं है तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जब रोस्टर फॉर्म में हम लोग नहीं लिखेंगे तो इसको ओनली सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे है ना, नोट करके लिख भी दिए हैं कि ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दी रोस्टर फॉर्म, सबको रोस्टर फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न, किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जैसे R इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर जो है इसको केवल लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, लेकिन रोस्टर फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि एक रियल नंबर के बाद जस्ट नेक्स्ट कौन सा रियल नंबर है ये पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, इसलिए डेफिनेट पैटर्न को फॉलो
नहीं करता है, तो जब डेफिनेट पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर यही सेट ऑफ नेचुरल नंबर का आता, n बराबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर ऐसा रहता तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 पहले लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके लिख लेते हैं। ये भी इनफाइनाइट है, लेकिन पहला नेचुरल नंबर के बाद दूसरा कौन सा होता है, 2, दूसरा बाद कौन सा हो जाएगा, 3, तीसरा के बाद कौन सा हो जाएगा, 4, और चौथा के बाद कौन सा हो जाएगा, 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7। ये ऑर्डर में है, लेकिन रियल नंबर जो है हमारा ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग ये क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसको कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए क्या हो जाएगा, रियल नंबर। इस तरह से जब हम लोग किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब दुनिया में ऐसे भी सेट हैं जिसको केवल रोस्टर फॉर्म में ही लिखा जा सकता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा जा सकता है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ये एक विशेष बात था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हम लोग को बता दें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इन्फिनाइट सेट का कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन कितना है तो काउंट नहीं कर सकते हैं, तो जब काउंट नहीं करेंगे तो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। यानी कि यह इनफाइनाइट सेट जो है किस रूप में है, रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है r इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर का कोई रोस्टर फॉर्म नहीं होता है, लेकिन कितना रियल नंबर होता है, तो ये भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसको भी क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सेट का ये एग्जांपल हो गया। अब देखिए तो थर्ड, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब थर्ड में हम लोग जब आते हैं, a इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन जैसे हम लोग लिखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे अर्लियर क्लासेस में 6, 7 में कि 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से होकर के एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इस स्ट्रेट लाइन में कितना पॉइंट होगा, तो 1, 2, 3 इनफाइनाइट पॉइंट होगा, ठीक है। काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको भी रोस्टर फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि केवल इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, और जब लैंग्वेज में लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे, ठीक है। ये है। अच्छा अब ये 4 जो है, सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन ए प्लेन। एक प्लेन है जिसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि जिसका सेंटर एक ही होगा। तो आप लोग 9, 10 में पढ़े होंगे, ये सेंटर है इसका। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कितना हो सकता है, रेडियस बढ़ते चला जा रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो रेडियस बढ़ते चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सर्कल हो जाता है कॉन्सेंट्रिक। 5 आइए, करा द सेट ऑफ लाइंस which are parallel to x axis। सपोज कीजिए ये x axis, ठीक है। तो x axis के पैरेलल कितना लाइन खींच सकते हैं हम, ऊपर भी नीचे भी कितना लाइन खींचा सकता है, इनफिनाइट लाइन खींचा सकता है, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन खींच सकते हैं हम लोग, इनफिनाइट लाइन खींच सकते हैं। ये भी क्या कहलाएगा, इनफिनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। अगला, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से कितना सर्कल पास करेगा, देखते जाइए, इस तरह से चलिए, इधर ले जाइएगा तो इधर भी आएगा, बहुत सारा सर्कल पास करेगा, तो इनफिनाइट सर्कल होगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इस सब का सब क्या है, इनफिनाइट सेट है, इनफिनाइट सेट, ये भी इनफिनाइट सेट, ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, सब का सब इनफाइनाइट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल वाला को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम लोग
सेट में नया एक सेट पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट जो है किसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए इक्वल सेट नहीं है, इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट किसको कहेंगे, वैसा दो सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। यानी पहले में 5 है तो दूसरे में भी 5 होना चाहिए, पहले में 4 है तो दूसरे में भी 4 होना चाहिए। भले एलिमेंट सेम रहे या अलग अलग रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एलिमेंट की टोटल संख्या यानी टोटल कार्डिनल नंबर जो है पहले का और दूसरे का कार्डिनल नंबर, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें डिफिनेशन में लिख दिए हैं, two finite set A and B are said to be equivalent if they have the same cardinal number। यानी वैसा दो सेट जिसमें कार्डिनल नंबर क्या हो जाता है, सेम रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, ठीक है। 10 सेट्स A and B are equivalent if क्या हो जाएगा, NA बराबर NB, यानी कार्डिनल नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर A जो है B के इक्विवेलेंट है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इफ A and B are equivalent same then you write A is, क्या पढ़ते हैं इसको, equivalent to B, क्या पढ़ेंगे, A is equivalent to B पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए A जो है ABCD, एलिमेंट क्या है ABCD, और B जो है उसमें क्या है 1 2 3 4 है, क्या है 1 2 3 4 होता है, ठीक है। तो देखिए इसका एलिमेंट A का और B का एलिमेंट दोनों अलग अलग है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 4 है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी क्या है 4 है, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। तो इक्वल हो जाने के कारण ही ये जो है क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ABCD A में है और B में भी ABCD लिख दें तो 4 और 4 इस भी रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल भी कहलाएगा, ठीक है। यानी कि इक्वल सेट जो है हमेशा के लिए इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी इक्विवेलेंट है इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है जो पहले में है उतना ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे में भी होना चाहिए। यानी A और B जो है इक्विवेलेंट सेट तभी कहलाएगा जब A का कार्डिनल नंबर और B का कार्डिनल नंबर या दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी NA और NB दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, NA बराबर NB, ठीक है। तो यहाँ NA 4 NB 4, इसलिए A और B जो है क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला बताएं हम, अब अगला टॉपिक है हम लोग का इक्वल सेट। नाम से ही पता चल रहा है इक्वल यानी बराबर, यानी वैसा दो सेट जिसमें एलिमेंट्स जो है हू बहू बिल्कुल एक जैसा हो, तो वैसे दो सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहेंगे, ठीक है ना। यानी वैसा दो सेट जिसमें पहले में जो एलिमेंट लिखा हुआ है जैसे ABCD लिखा हुआ है तो दूसरे में भी ABCD होना चाहिए। पहला में अगर AEIOU है तो दूसरा में भी क्या होना चाहिए, AEIOU होना चाहिए। तो ऐसे दो सेट जिसमें एलिमेंट बिल्कुल एक ही जैसे हों तो ऐसे दो सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में दे दी है कि टू सेट्स A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट इट एज A is equal to B। अगर दो सेट इक्वल हो, दो सेट बराबर हो तो A बराबर क्या लिखते हैं, B। और अगर बराबर नहीं होता है, अदरवाइज मतलब अगर अदरवाइज टू सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल, बराबर नहीं होगा कब, जब A इज नॉट इक्वल टू B, यानी कि जो एलिमेंट A में है वो एलिमेंट B में नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो इक्वल और नहीं मिला तो इक्वल नहीं होगा। इक्वल रहेगा तो A इज इक्वल टू B लिखेंगे मैथमेटिक्स के जैसा, और जब बराबर नहीं रहेगा तो मैथमेटिक्स में जैसे पहले हम लोग लिखते हैं A इज नॉट इक्वल टू B, वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग दिए हुए हैं कि A इज इक्वल टू ABCD, दूसरा सेट जो है वो क्या है CDB है, क्या है CDBA, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। देखिए ऑर्डर का सेट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना, ऑर्डर का सेट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 है। ऑर्डर पहले ABCD क्रम में लिखा हुआ है ऑर्डर में, लेकिन यह ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। तो सेट कहता है कि ऑर्डर में लिखा हुआ मिले तो भी ठीक, नहीं लिखा हुआ मिले तो भी ठीक। यानी हम लोग को एलिमेंट से मतलब है, कौन आगे लिखा हुआ है कौन पीछे लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं होता है सेट में, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन A इक्वल टू B, आप लिख दिए ऑर्डर इज इमटेरियल इन ए सेट। एक सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। इक्वल सेट का ये डेफिनेशन था, ये एग्जांपल था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब अगला टाइप में है सेट का, जो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं, पेयर सेट, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है पेयर सेट यानी दो, ठीक है। वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो, केवल दो हो, दो से ज्यादा नहीं, ना तीन होगा ना एक ही होगा, तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, पेयर सेट, ठीक है ना। वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या केवल दो हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और नहीं कम होना चाहिए, तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, पेयर सेट कहते हैं। डेफिनेशन में भी लिख दिए हैं, ए सेट हैविंग टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। जैसे पहला ए लिखे हैं तो 1 2, दो एलिमेंट वाला, बी 0 3, इसमें भी कितना एलिमेंट है, दो। तो दो एलिमेंट वाला कोई भी सेट होगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेयर सेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये बहुत सिंपल था। तो पेयर सेट में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे आइए, सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स नाम से ही पता चला, सेट ऑफ सेट्स यानी कि एक ऐसा सेट जो सेट के हेल्प से बना हो, ठीक है। सेट ऑफ सेट्स, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, फैमिली ऑफ सेट्स कहते हैं। यानी एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट किस रूप में हो, सेट के फॉर्म में हो। सेट ऑफ सेट्स यानी एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट खुद क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, सेट के फॉर्म में हो जाता है, तो उस तरह के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ सेट्स कहते हैं, या फैमिली ऑफ सेट्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि वैसा सेट जिसका हर एक एलिमेंट किस फॉर्म में हो, सेट के फॉर्म में हो, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ सेट्स कहेंगे, ठीक है। डेफिनेशन में दे दी है, ए सेट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट एज सेट, ए सेट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एज ए सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ सेट्स। इसका हर एक एलिमेंट जो है किस रूप में होना चाहिए, सेट्स के फॉर्म में होना चाहिए। वैसा सेट जिसका हर एक एलिमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए, सेट के फॉर्म में होना चाहिए, तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ सेट्स कहते हैं, ठीक है। ए सेट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट एज सेट्स इज कॉल्ड ए सेट ऑफ सेट, या इसी को क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ सेट्स कहेंगे। यानी सेट ऑफ सेट्स का दूसरा नाम क्या है, फैमिली ऑफ सेट्स, ठीक है। यानी सेट ऑफ सेट्स को हम लोग फैमिली ऑफ सेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देंगे तो और समझ में आएगा। जैसे ये पहला एग्जांपल है, सेट ए में पहला एलिमेंट 1 2 किस फॉर्म में, सेट के फॉर्म में। दूसरा एलिमेंट क्या है 2 5, ये भी क्या है, सेट के फॉर्म में। तीसरा एलिमेंट क्या है 3 6 8, ये भी क्या है, सेट के फॉर्म में। तो ये फैमिली ऑफ सेट्स कहलाएगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट किसके फॉर्म में है, सेट, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। हर एक एलिमेंट किसके फॉर्म में है, सेट के फॉर्म में है, इसलिए ये सेट ऑफ सेट्स यानी फैमिली ऑफ सेट्स कहलाता है। दूसरा है b इक्वल टू 5, करली ब्रैकेट के अंदर 5 है, सेट के अंदर 5 है, 5 को क्या कहते हैं, नल सेट। तो सेट ऑफ सेट्स ये भी है जिसका एलिमेंट क्या है, नल सेट है, ठीक है। दो ब्रैकेट दिया है ना, तो सेट ऑफ सेट्स ये भी कहलाएगा, यानी ये भी फैमिली ऑफ सेट्स है। अच्छा, अब तीसरा आप देखिए, सी एक सेट लिखे हैं जिसका पहला एलिमेंट 1 2 है, सेट के फॉर्म में, लेकिन दूसरा जो है सेट के फॉर्म में है, 3 जो है सेट के फॉर्म में नहीं है, तो नॉट ए सेट। ये तीसरा जो है सेट के फॉर्म में नहीं है, लेकिन चौथा जो है सेट के फॉर्म में है। तो ये जो 3 जो है सेट के फॉर्म में नहीं होने के कारण ये क्या बना दिया, सेट ऑफ सेट्स नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये सेट ऑफ सेट्स रहता है तो हर एक एलिमेंट किस रूप में रहता है, हर एक एलिमेंट जो है सेट के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। तो ये 1 2, लेकिन अगर ये करली ब्रैकेट इसमें डाल देंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 है करली ब्रैकेट के अंदर, वैसा 3 भी अगर करली ब्रैकेट के अंदर में होता तो ये सेट होता, लेकिन ये करली ब्रैकेट के अंदर में नहीं है, यानी कि ये सेट नहीं है। तो जब ये सेट के फॉर्म में नहीं है तो टोटली जो है फैमिली ऑफ सेट्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सी इज नॉट ए सेट ऑफ सेट्स, यानी ये फैमिली ऑफ सेट्स आपका नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 जो है सी में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 जो है वो सेट नहीं है, करली ब्रैकेट के अंदर आता तो ये सेट कहलाता, ठीक है।
तो ये 9 प्रकार का सेट ऑफ सेट्स हम लोग पढ़ लिए। इसके आगे जो सेट जो है, जैसे प्रॉपर सबसेट है, सुपर सबसेट्स है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट है, ये सब जो है वो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का आएगा। इसमें छोटा छोटा जितना सारा टाइप्स ऑफ सेट्स था उसका डिस्कशन हम लोग इस क्लास में कर लिए। और अगले क्लास में हम लोग आपका सबसेट पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे, सुपर सेट पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट्स पढ़ेंगे, और जितना सारा सेट है बचा उस सब का सब लोग डिस्कशन कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।